भैया सिर्फ 4 लाख का पैकेज लगा है, नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? 4 लाख का पैकेज, ऊपर से बेंगलोर जैसा शहर, वहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँ? ये सवाल था एक छोटे भाई का। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ सुब्रता। आई हैव 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT फील्ड। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करता रहता हूँ इस चैनल के जरिए। ये जो सीरीज हम शुरू किए हैं, इसका नाम है सीधी साधी बात सुब्रता के साथ। सो देखिए भाई, 4 लाख का पैकेज आपको कम इसीलिए लग रहा है क्योंकि IT फील्ड है। अगर आप किसी दूसरे जॉब के लिए ट्राई करते तो यहाँ पर आने के लिए आपको कम से कम 4-5 साल घिसना पड़ता है, और वो भी अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हो। ठीक है, 10-12 हज़ार की नौकरी लगना भी आज के डेट में मुश्किल हो रहा है, और इंडिया एक ऐसा शहर है जहाँ पर 10 हज़ार में भी लोग गुजारा कर रहे हैं। राइट। सो वो सब टॉपिक छोड़ते हैं, अभी इस पे डिसाइड करते हैं कि अगर 4 लाख की आपके पैकेज लगी तो ये आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, इसमें क्या क्या आपके डिडक्शंस होंगे, ये सब हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। राइट, फिर डिसाइड करेंगे कि उसको खर्चा कैसे करना है। सो मैंने पूरा कैलकुलेशन बना के रखी हुई है। अगर 4 लाख का आपका पैकेज है तो बेसिक्स आपका 15 से 20 हज़ार के अंदर होगा। 15,000 मोस्टली बेसिक होता है। तो उसके आपके PF कटेंगे 1800 रुपये, 12%। राइट। सो आपका जो PF है और एम्प्लॉयर का जो PF है, दोनों आपके CTC के दायरे में आते हैं। तो दोनों आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके मंथली सैलरी से। तो 4 लाख को अगर डिवाइड बाई 12 करें तो हमारा आता है 33,333 रुपीज़। राइट। सो 33,000 ऐसे मान के चलते हैं हम। उसमें से हमारा PF कट गया, एम्प्लॉय PF 1800 और एम्प्लॉयर PF 1800, 3,600 जो आपकी EPF में जमा होगा और आपको मिल जाएगा जब आप रिटायर होंगे। अब बीच में अगर आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ती है तो मिल जाती है। ओके। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो आपकी 200 रुपीज़ कटेगा। टैक्स कुछ कटेगा नहीं आपका, क्योंकि आप उस दायरे में आते नहीं हो। तो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी ये सब के बाद 29,500। ओके। अब 29,500 को आप कैसे एक्सपेंस करोगे, उसकी कैसे अपना बजट बनाओगे, उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप आपका एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो खाली पैसा कमाना सेविंग करना, पैसा कमाना सेविंग करना, वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने एंटरटेनमेंट में भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग भी करना चाहिए, दुनिया भी देखना चाहिए कि बाकी सारे लोग किस तरह से लाइफ को जीते हैं। राइट। सो अगर आप अभी डेफिनेटली आप, क्योंकि अभी अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की हुई है, तो आप बैचलर हो और नई नई आपकी जॉब लगी है, तो वहाँ पर बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, जो भी बड़े बड़े मेट्रोस होते हैं, हर जगह पीजीज अवेलेबल होते हैं, हॉस्टल्स आप कह सकते हो। तो वहाँ पर आपको रहना खाना पीना सब मिल जाएगा। सो 3 टाइम्स फूड के साथ अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में रहते हो, मतलब एक रूम में 3 लोग रहोगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रिपल शेयरिंग के साथ रहते हो तो आपको लगभग 8 हज़ार में मिल जाता है। और अगर आप डबल शेयरिंग में रहते हो तो 10 हज़ार में। तो मान लीजिए आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हो और आप डबल शेयरिंग में रह रहे हो, तो 10 हज़ार में। राइट, एक रूम में आप 2 लोग रह रहे हो, सारे जितने आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे बेड हो गया, एक अलमीरा हो गया जिसमें आप सामान रख सकते हो, TV हो गया, और इंटरनेट कनेक्शन हो गया ब्रॉडबैंड के साथ, ये सारे आपको मिल जाएंगे उस फी में। ठीक है, तो मान लीजिए हाइब्रिड मोड है, आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, तो भी आप वहाँ अपने रूम से आप काम कर सकते हो, क्योंकि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता है। तो ये चला गया 10 हज़ार। फिर जो खर्चे में आपका आता है कि अगर आप कंपनी, डेफिनेटली आप PG ले रहे हो तो कंपनी के नज़दीक ही लोगे जहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस होगा। फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत खर्चा ले लें, कभी मान लीजिए लेट हो गया, आप ऑटो में चले गए, टैक्सी में चले गए, या तो इसी तरह से, तो एक अंदाजन मैंने खर्चा डाला है, वो एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। ये है 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000। और उसके बाद आपका खर्चा और कुछ है नहीं। इसमें से आपका सब कुछ हो गया। बाकी अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो बचा। तो 12,000 हमारा खर्चा हो गया, रेस्ट हमारा अभी बच रहा है 17,500। तो उसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए खुद के लिए, जो कि है ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो उसमें हम 6,000 मान के चलते हैं। जनरली आप जितना भी आप सैलरी कमाते हो उसका 20% आपको खुद पे खर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट इसमें दोनों आता है। आप अपने कपड़े वगैरह, या तो कभी फिल्म देखने का आपका दिल हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसी में आता है। ओके। फिर एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इमरजेंसी फंड। ये एक रखना चाहिए आपको। पता नहीं, ऐसा एक हेड आ जाएगा जो आपने सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप 5,000 डाल के रखिए। ये जनरली आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, या तो ऐसे एक अकाउंट में जहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉकिंग पीरियड है, आप निकाल नहीं पा रहे हो इमरजेंसी के टाइम पे।
ओके, सो इसमें चला गया 5,000। रेस्ट जो बचा उसमें से आपका सेविंग 6,000 का लगभग, मतलब आपका जो सैलरी उसकी 20%। ओके, जितनी सैलरी बढ़ेगी इसको भी आपको बढ़ाना चाहिए। तो उसको आप 3 हिस्सा कर लीजिए सेविंग को। एक है पीपीएफ, जो आपका एम्प्लॉयर जो डिपॉजिट करा वो ईपीएफ। ओके, और एक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आप बैंक से खुद करा सकते हो, किसी भी बैंक से ये हो जाता है, पोस्ट ऑफिस से भी हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब एक सेविंग्स जो इंटरेस्ट है वो अच्छा रहता है, गवर्नमेंट के बाकी जो आपके मतलब सेविंग्स बॉन्ड वगैरह है उससे कंपेरेटिवली इस पे हमेशा हाई इंटरेस्ट रहता है, और क्योंकि गवर्नमेंट में इन्वेस्ट होता है तो ये ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो इसमें आप डालो 2,000। देन नेक्स्ट आपका है एनपीएस। ओके, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये आपका पेंशन स्कीम है जो आपको 60 के बाद मिलेगा, 60-65 के बाद मिलेगा। बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसमें आप डालो 2,000, और 2,000 आप डालो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में हमेशा इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड में। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, आपका ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में डिपॉजिट कर रहे हो तो उनका जो फंड मैनेजर है ये 40-50 अलग अलग कंपनी में इसको इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डिटेल में आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा इंडेक्स फंड के बारे में। सो उसमें आप डिपॉजिट करो 2,000। ये क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है तो ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, मान लो 20 साल या 15 साल या 10 साल बाद आप इसको विड्रॉ कर रहे हो तो डेफिनेटली बढ़ रहा ही होता है। ठीक है, ये देश के ग्रोथ के ऊपर जनरली डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस देश का अच्छा जा रहा है तो देश भी ग्रो कर रहा है और आप भी ग्रो कर रहे हो। अगर देश ग्रो नहीं कर रहा तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ओके, सो जो इन्फ्लेशन है, मान लीजिए किस देश का इन्फ्लेशन 8% हो तो जनरली म्यूचुअल फंड आपको 12 या 13% ही रिटर्न देता है। ओके, सो मोस्टली जितना मैंने देखा है इंडेक्स फंड को एवरेज 15% के इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में विड्रॉ कर लोगे तो 15% मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने लॉन्ग टर्म की बात करा, 10 साल या उससे ज़्यादा लगभग। ओके, सो ये हो गया आपका पूरा बजट, जिसको अगर हम समराइज करें क्विकली, सो आपके पीजी के खर्चा गए 8 से 10,000, पीपीएफ में आपने डाला 2,000, एनपीएस में आपने डाला 2,000, इंडेक्स फंड में आपने डाला 2,000, कम्यूट आपका हो गया 2,000, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट आपने डाला 6,000, इमरजेंसी फंड में आपने रखा 5,000। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसलिए मैंने लिख के रखा है, सो वो है लर्निंग। आपको अपने लर्निंग पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड स्किल्स मैटर करता है। आपका जितना अच्छा स्किल होगा उतना आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टेबल रह पाएंगे, चाहे वो कोई भी जॉब हो। ओके, तो स्किल्स पे आपको हर महीने कम से कम 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करनी है। आप बोलोगे भैया कोर्सेज तो लाखों में आते हैं, तो 500 रुपीज़ में क्या होता है? आप लाखों वाले कोर्सेज क्यों बात कर रहे हो? आपको यूट्यूब में बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं, राइट? यूडेमी वगैरह हैं जहाँ पर 300-400 में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो महीने का अगर आप 500 में इन्वेस्ट करते हो तो 6,000 हो रहा है। ठीक है, इसमें आपकी पर्सनल लर्निंग भी आती है, किससे आप अगर लाइव 1-on-1 लेना चाहते हो। जैसे टॉपमेट में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं जो आवरली 500 या 1,000 लेके आपको लाइव भी डाउट क्लियर कराते हैं। तो कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो आपके बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो रहे होंगे, आपको उसी में किसी का हेल्प मिल ही नहीं रहा हो रहा होगा, आप बहुत सारे सर्च किए लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो आपको किसी से पेड सेशन लेना पड़ेगा, तो वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो इतना आपको तो मिनिमम खर्चा करना ही है आपके स्किल्स के ऊपर, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैंने एक छोटा सा टोकन अमाउंट लिया है जो है 500 लगभग। अगर टोटल आप इसकी बात करें तो ये आता है आपका 30,000 का 10% मिले थे लगे तो 3,000, राइट? सो 1.5% अप्रोक्सीमेटली 2% के पास आसपास मान के चलिए। ओके, सो जनरली आपको अपना जो इनकम है उसका 2% हमेशा आपको अपने स्किल्स पे भी खर्चा करना चाहिए, आपके लर्निंग पे खर्चा करना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है और इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना सके। थैंक यू।